नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भारत में गांधीवादी आंदोलन। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आखिर क्या योगदान है गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, हम इस विषय को समझेंगे और बहुत विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। तो आज हमारी चर्चा का मूल विषय होने वाला है भारत में गांधीवादी आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में आप देखेंगे तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, हम बात कर चुके हैं। इसके बाद भारत में जो यहाँ के देसी लोगों का प्रतिरोध है खुल के सामने आया। हालांकि इसके पहले ही हम देख चुके हैं, 1857 में हम देख चुके हैं किस तरीके से भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध हुआ था। लेकिन इस समय से भारत में एक बौद्धिक प्रतिरोध अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के विपक्ष में खुल के आया भारतीयों की तरफ से। इसी क्रम में हम देखते हैं 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन, इस आंदोलन में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के नरमवादी नेता सक्रिय थे, जबकि यहाँ पे उग्रवादी नेता सक्रिय हो गए थे। और इसी विकास के क्रम में हम देखते हैं 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ। होम रूल लीग का गठन हुआ 1916 में। और आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने पूरे भारत में आंदोलन की कमान संभाली हुई थी। और फिर आखिरकार इसी चरण में हम आगे देखते हैं गांधी जी का प्रवेश होता है 1915 में भारत में। और पहली बार 1917 में गांधी जी भारतीय राजनीति में पदार्पण करते हैं। बहुत बड़ा फेज है ये, बहुत बड़ा काल, इम्पोर्टेंट ये प्रकरण है भारतीय इतिहास का। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है क्योंकि आप देखेंगे तो इसके पहले, गांधी जी के आने से पहले कोई भी बड़े जन आंदोलन भारत में नहीं हो पाए थे। आंदोलन हुए थे, होम रूल लीग हुआ था आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी काफी बड़ा था, लेकिन अपेक्षाकृत जब गांधी जी के आने के बाद ही भारत में बड़े जन आंदोलन संभव हो पाए। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए और अंग्रेजी में कहा जाए तो गांधी जी को इस दुनिया का सबसे ज्यादा मास मूवमेंट वाला लीडर माना जाता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा जनता को आंदोलनों में शामिल किया, उनमें से एक माना जाता है गांधी जी को। तो गांधी जी के आने के साथ ही भारतीय राजनीति में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दोनों का स्वरूप बदल गया। इसके पहले आप देखेंगे ऐसे ऐसे तत्व आ जाते हैं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इन सब पद्धतियों से गांधी जी इस आंदोलन में भाग लेते हैं और आगे चल के बहुत हद तक ये गांधी जी की जो पद्धतियां हैं ये सफल भी रहती हैं। तो आइए चलिए एक थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं गांधी जी के बारे में, हम महात्मा गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। ये गुजरात में पड़ेगा। पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही बहुत ही जैसे कि नॉर्मल छात्र होते हैं वैसे ही थे, लेकिन आगे चल जाके इनको बाहर पढ़ने का अवसर मिला। इसके बाद इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जब ये साउथ अफ्रीका जा रहे थे तब इनको डरबन से प्रिटोरिया जाते समय, ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है इसलिए इसकी चर्चा की जा रही है। जब ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन में तो इनके रंग होने के कारण, श्वेत रंग ना होने के कारण इनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। यहाँ से इनको प्रेरणा मिली कि भारतीयों के नेतृत्व करना है, क्योंकि उस समय अफ्रीका में बहुत ज्यादा रंग भेद वाली नीतियां सरकार अपना रही थी। दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूं। तो 1894 में आखिरकार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नटाल इंडियन कांग्रेस के बारे में, तो याद रखिएगा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी, कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद यहाँ इन्होंने रंग भेद की जो नीति थी इसके विरुद्ध यहाँ पे आंदोलन करना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद आप आगे चल के देखेंगे यहीं पर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया। इंडियन ओपिनियन, आखिर क्या है भारतीयों के ओपिनियन, अखबार का इन्होंने प्रकाशन किया। यहीं पर इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और सबसे पहले यहीं पर उन्होंने अपनी जो सत्य अहिंसा सत्याग्रह की पद्धति थी इसका उन्होंने परीक्षण भी किया।
और इसका ऑब्जर्वेशन भी किया। तो फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। इसके बाद 1909 में हिंद स्वराज नाम की किताब भी लिखते हैं। संवाद शैली में पूरी किताब होती है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो ये सब कालक्रम घटनाक्रम आपको पता होना चाहिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। पहले अगर हम असहयोग आंदोलन से पहले की ये सब चर्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए अब बात करते हैं आखिर गांधी जी के आंदोलनों के बारे में, किस तरीके से गांधी जी ने भारत आने के बाद भारतीय राजनीति में पदार्पण किया और यहाँ पे जो आंदोलन थे किस तरीके से इनको नेतृत्व किया, प्रदान किया और भारतीयों के शोषण को कम करने का प्रयास किया जो अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। तो हमारा सबसे पहले आंदोलन है असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन से पहले आपको कुछ चीजें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन से शुरुआत नहीं हुई। जैसा कि आपको पता है, गांधी जी 1915 में भारत आए थे। 1917 में इन्होंने सबसे पहले चंपारण आंदोलन की कमान संभाली। चंपारण आंदोलन क्या था? यहाँ पे 3 कठिया पद्धति चलती थी बिहार में। इसके लिए शोषण किया जाता था किसानों का। तो राम कुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने गांधी जी को चंपारण में आने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी चंपारण गए और यहाँ पे सत्य अहिंसा की पद्धति से गांधी जी ने जो किसानों का शोषण होता था इसको समाप्त किया और बाकायदा यहाँ पे इनकी ये पद्धति सफल रही। ये सफल आंदोलन रहा गांधी जी का। 1918 में एक और अन्य आंदोलन होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर, तो यहाँ पे कुछ समस्या चल रही थी। जो मिल के कर्मचारी थे, मिल के मालिक थे, यहाँ पे गांधी जी आते हैं और एक अच्छे तरीके से मध्यस्थता करके ये आंदोलन भी गांधी जी सफल बनाते हैं। 1918 में ही एक और आंदोलन है और ये है खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा सत्याग्रह क्या है? ये खेड़ा सत्याग्रह ही है जहाँ पे गांधी जी की मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से होती है और अन्य महान व्यक्तियों से होती है। यहाँ पे गांधी जी क्यों जाते हैं? क्योंकि फसल बर्बाद होने के बाद भी सरकार के द्वारा किसानों से माल गुजारी ली जा रही थी। इसका गांधी जी विरोध करते हैं। वहां पे पहले लोग विरोध करते हैं, फिर गांधी जी भी आ जाते हैं, वो भी इसको गलत बताते हैं। आखिरकार गांधी जी आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन इसके पहले ही सरकार चुपचाप तरीके से जो किसान माल गुजारी नहीं दे सकते थे उन पर माल गुजारी हटा देती है और जो किसान दे सकते थे उन्हीं के ऊपर लागू रहती है। इस तरीके से गांधी जी का ये आंदोलन भी सफल हो जाता है। अब आखिरकार बात आती है असहयोग आंदोलन पे। तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि गांधी जी को इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ा? तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। ऐसी क्या परिस्थितियां हुई? तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का ये समय चल रहा था। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था ये। गांधी जी लगातार अंग्रेजों के समर्थक बन के सामने आए थे और इन्होंने कहा था गांधी जी ने कि अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो शायद अंग्रेज भी बहुत खुश होकर अच्छे मन से हमें भी स्वराज प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने का मौका देंगे, हमें भी डोमिनियन का स्टेटस का दर्जा देंगे। डोमिनियन का दर्जा देंगे। डोमिनियन क्या होता है? मतलब एक ऐसा देश, ऐसा राज्य जिसका प्रमुख तो कोई और होगा, ब्रिटेन की महारानी होगी, लेकिन इसको चलाएंगे हम लोग, हम भारतीय लोग चलाएंगे। इसको डोमिनियन दर्जा बोला जाता है। तो गांधी जी को ऐसा विश्वास था, क्योंकि सभी लोग अंदर से अच्छे ही होते हैं, उन्हें बुराइयां बाहर से होती हैं, ऐसा गांधी जी का कुछ मानना हुआ करता था। आदर्शवादी विचार हुआ करते थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो आ गया रॉलेट एक्ट। उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। तो ऐसे में रॉलेट एक्ट को लाया गया। क्यों लाया गया? 1919 में आया था, क्योंकि क्रांतिकारियों को दमन करना था इनको। तो इसमें क्या रखा गया कि मजिस्ट्रेट चाहे तो बिना दलील के, बिना वकील के, सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को भी उठा सकता है, जेल में डाल सकता है। तो इसको काला कानून कहा गया। काला कानून, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून कहा गया। इसको काला कानून की संज्ञा दी गई कांग्रेस के द्वारा और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा। आखिरकार ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई, रॉलेट एक्ट का आना। गांधी जी ने भी इसका विरोध किया और आखिरकार इसी के बाद एक और अन्य घटना होती है, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग होता है। ये कब की घटना है? ये है आपकी 13 अप्रैल 1919 की। दरअसल क्या होता है, जब रॉलेट एक्ट के तहत बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पूरे देश में आंदोलन चलने लगता है। ऐसा ही एक आंदोलन चल रहा था 9 अप्रैल, ऐसा 13 अप्रैल को, क्योंकि 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो प्रमुख नेता हुआ करते थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सभा इनके समर्थन में आंदोलन कर रही थी या एक सभा कर रही थी।
और इस तरह जनरल डायर को लगा कि ये मेरे जो आज्ञा थी मेरी उसकी अवज्ञा है, इन लोगों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी, और वो इस भीड़ पर, जो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, सब पर गोलियां चलवा देता है। कुल मिला के सरकारी आंकड़े के अनुसार 379 लोग इसमें मारे जाते हैं और पूरे देश में रोष की लहर फैल जाती है। इसी रोष की लहर के तहत आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी नाइट की उपाधि वापस कर देते हैं और इस हत्याकांड पे कांग्रेस भी एक कमेटी का गठन करती है। इस हत्याकांड की जांच के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो भी हंटर आयोग का गठन करती है। हालांकि हंटर आयोग की रिपोर्ट ऐसी कुछ नहीं होती है, मतलब बेकार ही होता है, मतलब इसमें समर्थन ही उसका होता है परोक्ष रूप से। लेकिन जो कांग्रेस की रिपोर्ट होती है उसमें जिम्मेदार माना जाता है डायर को। आखिरकार डायर को नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन जब वो ब्रिटेन पहुंचता है, इंग्लैंड पहुंचता है, तो वहां उसका बाकायदा स्वागत किया जाता है, उसको तलवार भेंट की जाती है। तो इस तरीके से देखेंगे आप अंग्रेजों का कैसा दो तरफा नजरिया हुआ करता था। तो ये 3 घटनाएं होती हैं अपने आप में। इसके बाद एक चौथी घटना होती है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन क्या है? दरअसल प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो ओटोमन साम्राज्य था, तुर्की, जो आज का टर्की है, तुर्की, इसके पास जो साम्राज्य था ये ओटोमन साम्राज्य था। तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो मित्र राष्ट्र क्या करते हैं, जो ब्रिटेन होता है, फ्रांस होता है, अमेरिका होता है, ये इस जो ऑटोमन एम्पायर होता है टर्की, इसके जो पद होता है खलीफा का, इस खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं। तो इससे पूरे विश्व के मुसलमानों में रोष की लहर फैल जाती है। भारत में भी अली बंधु इस आंदोलन को संगठित करते हैं। शौकत अली बंधु करते हैं, इसको गठन करते हैं इसका। और गांधी जी भी इसको हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत अच्छा उस समय मानते हैं और इसको समर्थन कर देते खिलाफत आंदोलन को। हालांकि जिन्ना ने मना किया था कि अगर आप खिलाफत आंदोलन को समर्थन करेंगे तो इनके मंसूबे बढ़ जाएंगे, कट्टरपंथियों के आगे चल के ये समस्या पैदा करेंगे। गांधी जी नहीं मानते, कांग्रेस नहीं मानती है। आखिरकार आप देखेंगे कट्टरता की समस्या बढ़ती ही जाती है। हालांकि गांधी जी का इसमें जो उनका ध्येय था वो बड़ा पवित्र ध्येय था। वो मान रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आगे जाके जिन्ना ही कट्टर हो गए आगे चल के। तो एक ये था खिलाफत आंदोलन। आखिरकार इन सब चीजों को दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। इसके बाद पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। इस असहयोग आंदोलन में आप देखेंगे ये पहली बार आंदोलन था जहां पे भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन का बहिष्कार करती है, यहाँ की सरकार का भविष्य बहिष्कार करती है, पटियां उखाड़ ली जाती हैं। जनता बिल्कुल भी सहयोग करने की दृष्टि में नहीं होती है ब्रिटेन की। वकील लोग अपनी डिग्रियां अपनी यूनिफॉर्म उतार देते हैं, डॉक्टर भी छोड़ देते हैं काम। जो भी ब्रिटिश सरकार के अधीन नौकरी होती है, पेशा होते हैं, लोग सब छोड़ देते हैं। तो आगे चल के ये आंदोलन चल ही रहा था। ऐसे ही में एक डेट आती है 4 फरवरी 1922। क्या है ये 4 फरवरी? कहीं कहीं पर ये 5 भी मिलता है, याद रखिएगा, 5 फरवरी भी मिलता है। तो क्या है ये डेट 4-5 फरवरी 1922 की? दरअसल गोरखपुर के एक चौरा चौरी नामक स्थान होता है। गोरखपुर में चौरा चौरी नाम का एक स्थान होता है। यहाँ पे एक सभा जा रही होती है और इस सभा पर कुछ पुलिस वाले लाठियां चला देते हैं। ऐसे में ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और आखिरकार उन पुलिस वालों के साथ पूरे थाने को जला देते हैं और अंततः आप देखेंगे पूरा थाना जल जाता है। और गांधी जी इसको मानते हैं कि आपने सत्य अहिंसा का जो इनके सिद्धांत थे इनको नहीं माना गया, इसीलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। चौरा चौरी की घटना के बाद इसको चौरा चौरी कांड बोला जाता है, लेकिन सरकार ने अब इसका नाम चेंज कर दिया है, अब नाम बदल दिया है, अब इसको चौरा चौरी प्रकरण कहा जाता है। तो असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है और इस तरीके से आप देखेंगे मतलब पूरे भारतीय समाज में जितने भी क्रांतिकारी होते हैं सब बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं और उनका जो मन था, उनका जो चेतना थी, वो सब रोष में बदल जाता है। उनका मतलब एक तरीके से नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम में चले जाते हैं और इसी क्रम में आप देखेंगे कि 1922 में, ये फरवरी 1922 की घटना है जब आंदोलन स्थगित हो जाता है। 1922 में, मार्च 1922 में
स्वराज पार्टी का गठन होता है। हालांकि इसका शुरुआत में नाम कुछ और था, लेकिन आप लोग ये याद रखिए, स्वराज पार्टी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल जो गांधी जी के समर्थक थे, नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ये चाहते थे कि अब हम सरकार का जो, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आ गया था, 1919 आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें प्रावधान था, जो लेजिस्लेचर था, जो विधानमंडल था, इसको 2 सदन में बांट दिया गया था, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। तो प्रांतों में भी स्वायत्त सरकार की, हालांकि स्वायत्त सरकार नहीं थी प्रांतों में, इसमें द्वैत शासन हुआ करता था, लेकिन फिर भी प्रांतों में भी सरकार की स्थापना की गई, केंद्र में भी स्थापना की गई। तो इस तरीके से जो आंदोलन से पहले कांग्रेस ने सोचा था कि हम किसी तरीके से इन विधान मंडलों में जाएंगे और जनता के लिए कार्य करेंगे और अपना प्रतिरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि असहयोग आंदोलन होने के बाद जो ये कांग्रेस के जो लोग थे, इन्होंने सोचा कि अब हम सरकार में शामिल नहीं होंगे और हमारा असहयोग अब भी जारी रहेगा, हम कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, ना हम विधानमंडल में काम करेंगे। लेकिन जो स्वराज पार्टी वाले थे, इसमें विट्ठल भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल, ये वल्लभ भाई पटेल के भाई हुआ करते थे, विट्ठल भाई पटेल, इसमें मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास थे। ये सब लोग चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें विधानमंडल के अंदर जाना चाहिए, यहाँ से हम भारत की राजनीति को प्रभावित करेंगे और अंग्रेजों को हम बहुत परेशान करेंगे, उनको काम करने से वंचित करेंगे, काम करने से रोकेंगे। तो इस तरीके से 1922 में स्वराज पार्टी आती है। 1923 में इसका नाम स्वराज पार्टी हालांकि हो जाता है। स्वराज पार्टी के बाद भारत के इतिहास की एक अन्य घटना है भारत में साम्यवादी आंदोलन। साम्यवादी आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन कहां से आए थे? दरअसल कार्ल मार्क्स जो थे, इन्होंने साम्यवाद की स्थापना की थी, क्योंकि इनका मानना था कि सत्ता होनी चाहिए, ये मजदूर वर्ग के हाथों में होनी चाहिए, इससे शोषण नहीं होगा। तो इस तरीके का इनका विचार था। इसी विचार से प्रभावित होकर 20वीं शताब्दी में आप देखेंगे, 20 के दशक में देखेंगे, कुछ नए विचारों का आगमन होगा, समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का आगमन हुआ। और इसी विचार में आप भारत में देखेंगे, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है भारत में, और इसमें यहाँ की 1924 में स्थापना होती है। आगे चल के आप देखेंगे बंबई में भी दिसंबर 1925 में एक कम्युनिस्ट समूहों को संगठित कर एक अन्य कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। और इसी तरीके से आप देखेंगे पूरे भारत देश में कम्युनिस्ट आंदोलन का एक सिलसिला चलने लगता है। इसी क्रम में हम आगे चल के देखते हैं भारत में HRA की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। सचिन नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद मिसमिल जैसे पुराने क्रांतिकारियों ने तथा कुछ नए क्रांतिकारी जिनमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह भी शामिल होते हैं, इन सब ने मिलकर HRA की स्थापना की थी। इसमें आप देखेंगे आगे चल के तो ये काकोरी कांड एक महत्वपूर्ण घटना है। ये है अगस्त 1925 की घटना। काकोरी कांड जैसी घटना होती है और उसके बाद अंग्रेज सरकार तिलमिला जाती है, बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लेती है। आखिरकार जब ये संगठन बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाता है, इसके बाद आप देखेंगे भारत में HSRA की स्थापना होती है 1928 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था HRA की जो गतिविधियों में कमी आई है, उन गतिविधियों को फिर से विनियमित करना है। इसमें आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इस संगठन की स्थापना करते हैं और यही संगठन आगे जाके सॉन्डर्स की हत्या करता है। सॉन्डर्स इसको बोला जाता, सॉन्डर्स भी बोला जाता। दिसंबर 1928 में इसकी हत्या करता है। आगे चल के जब भगत सिंह जो सभा है, असेंबली सभा है, उसे बम फेंकते हैं, तो लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह को आगे चल के 1931 में फांसी दे दी जाती है। 1929 का इसमें फांसी दे दी जाती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे भारत में HRA, HSRA भी एक महत्वपूर्ण संगठन था। आइए इसके आगे बात करते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू कैसे होता है? दरअसल गांधी जी 1920 में जब सहयोग आंदोलन जब 1922 में खत्म हो जाता है, इसके बाद में गांधी जी रचनात्मक कार्यक्रम में चले जाते हैं। इसके बाद गांधी जी जब वापस आते हैं तो इरविन के साथ एक मुलाकात करते हैं और इसमें 11 सूत्रीय मांगे रखते हैं। 11 सूत्रीय मांगे
जब ये अरविंद इन मांगों को मानने से मना कर देता है या फिर इनका विचार ही नहीं करता है, तब आगे जाके आखिरकार गांधी जी सोचते हैं कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। याद रखिएगा, ये 11 सूत्रीय मांग है जो गांधी जी ने रखी थी, यंग इंडिया नाम के अपने पत्र में रखी थी गांधी जी ने। फिर आगे जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 1930 में। ये आंदोलन में गांधी जी बोलते हैं, शुरू करने से पहले मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, गांधी जी बोलते हैं। और इस तरीके से 12 मार्च 1930 को गांधी जी 12 मार्च 1930 को गांधी जी एक दांडी मार्च निकालते हैं, दांडी मार्च शुरू करते हैं और आखिरकार आगे जाके 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचते हैं और एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ देते हैं अंग्रेजों का। इसके बाद पूरे भारत देश में इस तरीके के कानून तोड़े जाते हैं और आखिरकार आप देखेंगे पूरे भारत देश में ऐसी गतिविधियां होने लगती हैं। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण घटना है गोलमेज सम्मेलन। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहली बार ऐसा एक कार्यक्रम अंग्रेजों के द्वारा किया गया था जिसमें अंग्रेज के साथ भारतीय भी एक गोल टेबल के चारों तरफ बैठ सकते थे। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी ब्रिटेन के। और तो कुल मिलाकर भारतीयों को पहली बार समानता की दृष्टि से पहली बार एक भारतीयों का जो दर्जा था उसकी दृष्टि से ये गोलमेज सम्मेलन महत्वपूर्ण था। हालांकि ये सम्मेलन लगभग असफल ही रहे, लेकिन फिर भी इनका महत्व काफी है क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन क्योंकि अंबेडकर ने भी इन्होंने भाग लिया था और अंबेडकर जी ने भी इसमें भाग लिया था और भारत की दृष्टि से भी और भी अन्य दृष्टियों से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी ये सम्मेलन महत्वपूर्ण रहे। तो आइए जान लेते हैं पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन है ये आपका 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। 1931 तक हुआ था। ये पहला गोलमेज सम्मेलन था। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सम्मेलन में क्योंकि कांग्रेस ने भाग लिया था, कांग्रेस मतलब गांधी जी गए हुए थे इस सम्मेलन के लिए, राजपूताना नाम के जहाज से गांधी जी ब्रिटेन गए थे। तो ये सम्मेलन महत्वपूर्ण है से 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर 1931 तक ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए ये सम्मेलन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सम्मेलन भी असफल रहा क्योंकि सांप्रदायिक का विचार था जो और कट्टरता का विचार था, उसके कारण ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया। गांधी जी ने आने के बाद कहा भी था कि मैंने अपने देश को झुकने नहीं दिया, जो मेरा देश है इसके झंडे को मैंने झुकने नहीं दिया। हालांकि मैं असफल हो गया आया हूँ, लेकिन मैं झंडे को की गरिमा को बनाए रखा देश के। तो ये गांधी जी ने कहा था। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी होता है जो पूरी तरह असफल रहता है। तो कुल मिला के दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद आपको 2 घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक होता है सांप्रदायिक पंचायत जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इसके माध्यम से जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री था रैमजी मैकडोनाल्ड, इसने क्या किया था, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विचार था इसको बहुत आगे बढ़ा दिया और इसने भारत में दलितों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया। इससे गांधी जी क्षुब्ध हो गए और आखिरकार उन्होंने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद पूना पैक्ट किया गया जिसमें अंबेडकर और गांधी जी मिले और आखिरकार अंबेडकर और गांधी जी के माध्यम सहमति बनी कि जो प्रांतीय विधानसभा है इसमें जो सीटों का आरक्षण है इसको बढ़ा के 147 कर दिया जा रहा है और जो केंद्रीय लोकसभा है, केंद्रीय विधानमंडल है, इसमें सीटों का आरक्षण 18% की वृद्धि कर दी जाएगी। आप कृपया करके भारत के जो व्यवस्था है इससे दलितों को अलग मत कीजिए। आखिरकार अंबेडकर जी भी मान जाते हैं भारी मन से, लेकिन मान जाते हैं। उस तरीके से पूना पैक्ट हो जाता है गांधी जी के साथ। चलिए आगे बात करते हैं। गोलमेज सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके माध्यम से भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। इसमें ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे जिनके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो प्रावधान था, जो आने का जो टाइम था, ये ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं एक और भी महत्वपूर्ण आंदोलन पर, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। आप देखेंगे
इसी बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन होने के बाद भारत में लगातार कट्टरता बढ़ रही थी। 1940 में जिन्ना भी बोल देता है कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में बात करता है, और आगे चल के तो और भी ज्यादा कट्टर हो जाता है जिन्ना। तो आप देखेंगे इसी समय पर जब द्वितीय विश्व युद्ध भी चलना शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है, और ऐसे में गांधी जी इस बार आह्वान करते हैं कि कोई भी अंग्रेजों का साथ नहीं देगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में दिया था तो अंग्रेजों ने हमको कोई भी सुविधा नहीं दी थी। तो ऐसे में गांधी जी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का बहिष्कार करते हैं कि हम नहीं शामिल होंगे। और आखिरकार आप देखेंगे तो अंग्रेज सरकार भारतीयों के सहयोग के लिए क्रिप्स मिशन भेजेगी भारत में, कि क्रिप्स मिशन भेजती है भारत में। ये क्रिप्स मिशन कब आता है? मार्च 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन भारत में आता है, लेकिन क्रिप्स मिशन बात करता है कि हम आपको डोमिनियन दर्जा दे देंगे अगर आप हमारा समर्थन करते हैं। ऐसे में गांधी जी इसको उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा देते हैं और क्रिप्स मिशन को मानने से मना कर देते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन भारत में शुरू हो जाता है। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बंबई में इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अगले ही दिन 9 अगस्त को लगभग सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कैद कर लिया जाता है। कुछ ही नेता होते हैं जो अंडरग्राउंड होकर आंदोलन को संभालते हैं, और आप देखते हैं ये आंदोलन बहुत विशाल रूप धारण करता है। इसमें गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो का नारा देते हैं। तो कुल मिला के ये एक सिचुएशन ऐसी स्थिति होती है जब गांधी जी चाह रहे होते हैं कि भारत को किसी भी स्तर हद पे जाके आजादी लेनी ही होगी अब। तो हम देखते हैं भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है भारतीय इतिहास की दृष्टिकोण से। आगे चल के हम देखेंगे पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस किस तरीके से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है। जो द्वितीय क्रिप्स मिशन था या कैबिनेट मिशन कहा जाता है, इसकी संस्तुतियों के आधार पर ये पार्टीशन होता है। और इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि कैबिनेट मिशन में इसके माध्यम से एक संविधान सभा की बात की जाती है, और कैबिनेट मिशन जो पार्टीशन था उसके पहले क्योंकि उस समय जो भारत का क्षेत्रफल हुआ करता था ये ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों में विभाजित था। इस तरीके से देशी रियासतों को अधिकार दिया जाता कि आप जिसके साथ भी जाना चाहें जा सकते हैं, जबकि जो ब्रिटिश भारत था इसको पाकिस्तान और भारत में विभाजित होना था। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से भारत का विभाजन हो जाता है। हालांकि हमारी संविधान सभा 1946 में ही बन जाती है, और आगे चल के ये 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा तैयार हो जाता है। और इसी क्रम में देखेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो इस तरीके से भारत को आजादी प्राप्त हो जाती है। आइए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया देख लेते हैं, यानी स्वतंत्र उत्तर भारत देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा एक संविधान तैयार हो गया था। भारत ने हाल फिलहाल में विभाजन का दर्द झेला था, एक बहुत बड़ा विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। ऐसे में उस समय भारत में कोई ऐसे उद्योग भी नहीं थे, एक सुई भी बनाने का हमारे पास कोई भी अनुभव नहीं था। ऐसे में एक नए भारत को खड़ा करना होता है, और जिसमें नेहरू जी एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम देखते हैं किस तरीके से नेहरू जी भारत के लिए कार्य करते हैं, और एक समाजवादी अगर इससे हम बेहतर तरीके से कहें तो एक मिश्रित मॉडल लेके आते हैं। क्योंकि हम पूंजीवादी मॉडल लेके आते तो पूंजीवादी मॉडल तो ब्रिटेन था, और समाजवादी मॉडल लेते आते तो उससे भारत का विकास नहीं होता। इसलिए मिश्रित किस्म के एक मॉडल को लेके आते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं, और इसके बाद भारत के विकास को आगे बढ़ाते हैं। आगे चल के भारत में लगातार दो युद्धों का भारत को बोझ ढोना पड़ता है, जिसमें से इंडिया चाइना वॉर होता है, भारत चाइना वॉर होता है, और इसके बाद 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध, 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, फिर एक बार कारगिल भी होता है। तो ऐसे में भारत के लिए बड़ी चुनौतियां होती हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में खाद्यान्न की बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। ऐसे में भारत के द्वारा जो नॉर्मन बोरलॉग साहब थे, तो हमारे स्वामीनाथन साहब इनके पास गए, इनसे तकनीक सीखी। उसके बाद भारत में
हरित क्रांति के जनक के रूप में उभरे और भारत को खाद्यान्न से युक्त बनाया। ऐसे में एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड था। इसके बाद आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद हमारे यहाँ श्वेत क्रांति भी हुई, श्वेत क्रांति हुई, गोल्डन क्रांति हुई, फिर अन्य प्रकार की क्रांतियां हमारे यहाँ होती रही। तो ये भी मतलब श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद 1951 का एलपीजी का दौर यानी उदारीकरण का दौर। इसके माध्यम से जो विदेशी कंपनियां थी अब भारत में निवेश कर सकती थी, और ये भी एक हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि जो आज आप वर्तमान देखते हैं ये वर्तमान इसीलिए वर्तमान है क्योंकि भारत में पुरानी सरकार के द्वारा एलपीजी रिफॉर्म किए गए थे, उदारीकरण सुधार किए गए थे। इसमें मनमोहन सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी का। तो ये वर्तमान में जो हम कंडीशन देख रहे हैं, भारत कितना बढ़िया तरीके से डेवलप कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ का इतना अच्छा है। हम देखते हैं हमारे यहाँ इंफ्रा कितना बेहतर हो रखा है। ये सारी चीज़ों का श्रेय अगर जाता है तो एलपीजी को जाता है, एलपीजी सुधारों को। इसके बाद 21वीं सदी के हम सुधार देख रहे हैं लगातार, जैसे हम बहुत बड़े मेजर ग्लोबल प्लेयर बन रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के मामले हो, इकोनॉमी के मामले में हो, स्पेस रिसर्च के मामले हो। आप जानते हैं चंद्रयान 2 हमारा सफल हो चुका है। ऐसे में लगातार भारत आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने, जैसे हमारे यहाँ गरीबी है, जनसंख्या है, एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरण इशू है, हमारे यहाँ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे यहाँ ये सारे इशू हैं। लेकिन संभावना है कि भारत बहुत अच्छे तरीके से आगे चल के इन सारी समस्याओं से निपट लेगा और दुनिया में एक बहुत ही अच्छे राष्ट्र के तौर पे आगे बढ़ेगा। और हम इस दुनिया का शायद एक समय ऐसा भी आएगा कि भारत फिर से विश्व गुरु की भूमिका में आके नेतृत्व भी करेगा इस दुनिया का। हो सकता है ऐसा कि शायद चाइना अभी आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहे, लेकिन एक दौर भारत का भी आएगा जब भारत भी इस दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र बनेगा। आज भी है। आज देखते हैं अब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, भारत का इसरो प्रोग्राम सफल हो रहे हैं। ऐसे में भारत की जो अस्तित्व है, भारत की जो ऊंचाइयां हैं लगातार बढ़ती जा रही, वो आगे भी बढ़ती रहें, ऐसा हम आशा करते हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और अब हम ज्योग्राफी पर आएंगे और भूगोल की हम इत्मीनान से बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।